नमस्कार भारतीयों। भारतीय की सोच चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो विषय एक तरीके से सबके मन में है और भारतीय सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बचपन से हम लोग सुनते और देखते आते हैं और उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं, और करते भी हैं तो इनडायरेक्टली बात करते हैं। या तो सरकारें बात करती हैं, चुनावों में बात होती हैं, या फिर कोर्ट में या किसी केस में बात होती है। मेरे अंदर कुछ प्रश्न हैं जिनका सवाल मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं, और शायद ये सारे प्रश्न आपके अंदर भी होंगे जिनका सवाल आप भी पूछना चाहते होंगे। तो प्रश्न भी मैं कर रहा हूं आज, और उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं। आप बताइएगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या नहीं है, या उस सोच में बदलाव होना चाहिए, या हमारे भारतीय जो सोच है उसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं। तो बात करता हूँ आज मैं उस चीज़ के बारे में, उस विषय के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा ही क्रिटिकल है हमारे समाज के लिए। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, एक प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा, बेटी जलाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। दूसरा, तीसरा, कानून में बदलाव आया 1 जुलाई 2024 के बाद, लेकिन उस बदलाव के बावजूद भी बेटियों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल पाई अभी तक। चौथा, क्या जज भगवान होते हैं। जज के अंदर ऐसी कोई रिमोट या कोई ऐसा रोबोटिक क्षमता या कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो लगा नहीं होता है कि उनको सब कुछ पता होता है कि जो जहाँ पे जो घटना हो रही है उसके हिसाब से कौन कल्प्रिट है कौन नहीं है, किसने गुनाह किया है किसने नहीं किया है। पांचवा, क्या जेल भेजना हर हालत में और हर केस में सही है या नहीं, या हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें जिस इंसान को जेल भेज रहे हैं उसको जेल भेजने से हमें आगे समाज पे क्या असर पड़ेगा। छठा, कि जो कानून बना है वो सिर्फ एक पक्ष पे क्यों लागू होता है, दूसरे पक्ष को इससे क्यों छोड़ दिया जाता है, वंचित रखा जाता है, उसका लाभ उठाने को दिया जाता है। ऐसे और भी क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। शायद आपके अंदर जो सवाल है उनके बारे में आपको कुछ जानकारी मिल सके, या जो मेरा सोचना है उससे आपको कुछ संतुष्टि मिल सके। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, बेटियाँ हमारे सब कुछ है, हमारी माँ है, हम माता रूप में उनको पूजते हैं। नवरात्रि के दिन है, 9 दिन के व्रत के बाद हम बेटियों को ही कन्या के रूप में उनको बुलाते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। उसके बाद हमारा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जो दान है वो कन्या दान है। ठीक है। दूसरा ये कि बेटी जलाओगे तो बेटी पढ़ाओ, बेटी जलाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो बेटी जलाओगे तो मेरे ख्याल से आज के समय में मैं न्यूज़पेपर से लेके मैं न्यूज़ में बहुत जगह पढ़ता रहता हूँ या देखता रहता हूँ। ऐसी घटनाएं नाम मात्र को ही शायद सुनने मैंने देखी हो कि कहीं किसी औरत को जलाया गया हो। ज़्यादातर जो सुनने में आता है कि दहेज की तरह प्रताड़ित किया गया, तो उस पर दहेज का प्रताड़ने का केस लगा दिया गया परिवार पे, या औरत ने जहर खा लिया, या आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ों में आता है कि पत्नी ने पति को मार दिया। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया और उसको ड्रम में भर के सीमेंट से उसको पूरा जमा दिया था। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। तो लड़का लड़की समान है, दोनों को भगवान ने समान रूप से पैदा दिया है, समान अधिकार दिया है, सब कुछ बराबर दिया है। 2 आँख 2 कान 2 ना, मतलब नाक कान आँख मुंह शरीर सब कुछ भगवान ने लगभग सिर्फ कुछ फीचर्स या कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी दे दी है जो प्रकृति के लिए ज़रूरी थी, जो आदमी के अंदर ज़रूरी थी, जो औरत के अंदर ज़रूरी थी। बाकी लगभग जो मेन इंद्रियां हैं वो दोनों के अंदर बराबरी हैं, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। पर ये पक्षपात हमारा कानून क्यों करता है, ये पक्षपात हमारे समाज की सोच या भारतीय सोच क्यों करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दहेज का कानून। दहेज कानून में लिखा हुआ है साफ डाउरी प्रिवेंशन एक्ट में लिखा हुआ है 3/4। 3 का मतलब होता है दहेज देना लेना जुर्म है, और दहेज, और 4 का मतलब होता है कि दहेज के उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है। मतलब 3/4 जो है धारा वो ये बताती है दहेज की कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। तो अगर दोनों जुर्म है तो सिर्फ एक इंसान को ही क्यों इसके लिए भुक्तभोगी या उसको ही क्यों परेशान किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोर्ट में आप जाएंगे तो कोर्ट किस चीज़ पे होता है
कि मैंने इतना दान दहेज दिया था लेकिन लड़के वाले खुश नहीं थे, इसलिए इन पे दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया गया। ठीक, लड़की ने आके कहा कि मुझसे दहेज के मंगवा रहे थे घर कि मैं अपने घर से दहेज लेके आऊँ, कार लेके आऊँ, मोटरसाइकिल लेके आऊँ, पैसे लेके आऊँ, और इसलिए मैंने इन पे दहेज प्रताड़ना का केस लगाया है। ठीक है, और अगर लड़की मर जाती है तो और ही अच्छी धारा बनी हुई दहेज हत्या की, कि दहेज हत्या की भैया दहेज के लिए मार दिया गया है। अब ये सोच कब बदलेगी मुझे आप ये बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, अगर आप बेटी बचा क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं बेटी बचा रहे हो? क्योंकि लोगों को लगता है बेटी पैदा हुई है, दहेज का इंतजाम करना पड़ेगा, बेटी को पालने में इतना सब कुछ खर्चा करना पड़ेगा, फिर शादी के लिए इतना सब कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो बेटी से अच्छा है बेटा। जबकि शादी में बराबर पैसा खर्चा होता है, जितना पैसा लड़के का खर्च होता है, जितना उतना पैसा लड़की का खर्च होता है, दोनों का पैसा उतने खर्च होता है, दान पुण्य और रिश्तेदारों को खिलाने पिलाने बैठाने उठाने में सब कुछ खर्च उतना ही है। सिर्फ एक लाइबिलिटी होती है कि नहीं लड़की पैदा हुई है तो हमें दहेज देना है। तो सबसे पहले तो मानसिकता ये चेंज करनी पड़ेगी कि दहेज प्रथा जो है उस पर बैन लगाया गया था 1955 में जब कानून आया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन 1955 के बाद से आज तक वो सोच क्यों नहीं बदली है? एक भी आज तक मैंने केस नहीं देखा हिंदुस्तान में जहाँ पे ये कहा गया हो कि तुमने दहेज दिया था तो तुम्हें भी तो सजा मिलनी चाहिए। आज तक किसी जज को मैंने नहीं देखा है कहते हुए कि भाई डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में 3/4 में दहेज लेना देना दोनों जुर्म है, तो भाई जिसको जब तुमने दिया है तो पहले तुम्हें सजा देनी चाहिए ना। एक इंसान को सजा दे के देखो, कोई एक जज या एक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी एक अगर ये सजा दे देता है कि तुमने दहेज दिया क्यों था, अपनी लड़की का मोल लगाया क्यों था, अगर उनने दहेज मांगा था तो उसके लिए प्रावधान है, आपने केस किया क्यों नहीं था? कोई नहीं करता। और ये जब तक आप बदलोगे नहीं तब तक भारतीय सोच बदलेगी नहीं, और भारतीय सोच नहीं बदलोगी तो लगाते रहो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। क्यों बेटियों को इतना मजबूर किया जाता है शुरू से कि इतने पाबंदियों में रखा जाता है कि ऐसा कपड़े पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, इस लड़के के साथ मत जाना, उतनी देर में मत आना, रात को मत निकलना, नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती हो, कारखाने में काम नहीं कर सकती हो, फैक्ट्री में नहीं जा सकती हो, अकेले तुम सफ़र नहीं करो, इस जगह पे मत जाओ, उस जगह पे रिश्तेदार होंगे, वहाँ पे लोग भीड़ भाड़ में तुम्हारे साथ छेड़खानी करेंगे, मेले में मत जाओ, किसी एग्जीबिशन मत जाओ, किसी फंक्शन मत जाओ। मतलब इतनी पाबंदियाँ लड़कियों पे बचपन से लगा के रखते हैं, और उसके बाद उसी लड़की को फिर मोल लगा देते हैं। कि कैसे मोल लगाते हैं? लड़का देखने जाते हैं, लड़का देखने के बाद आप पूछने, लड़के वाले पूछे या लड़की वाले पूछे, बात एक ही है। एक ही बात होती है कि भाई हमने ये सोचा लड़की को देने के लिए AC फ्रिज कूलर टीवी जो भी है आज के, अलमारी बेड सोफ़ा वॉशिंग मशीन सब। इसके अलावा अगर आपको कोई डिमांड हो तो आप बता दीजिए, तो हम वो भी पूरी कर देंगे। आपको क्या ज़रूरत है बोलने की लड़के वालों से? लड़की को क्यों आप बेच रहे हो कि भाई मैंने अपनी लड़की के लिए फ्रिज AC कूलर टीवी वॉशिंग मशीन LED टीवी और बेड सोफ़ा और सिंगारदान क्या कहते हैं और मोटरसाइकिल, और अगर ज़्यादा हैसियत वाले तो कार मैंने ये सब देने के लिए सोचा। क्यों भाई आपने क्यों? लड़के वाले ने पहले तो लड़के वाले ने मांगा क्या नहीं मांगा? और लड़के वाले ने मांगा है तो सबसे पहले आप बोल दीजिए कि देश का कानून ये चीज़ नहीं देता है। आपकी लड़की के अंदर अगर सक्षम है तो वो वैसे भी आप जरूरत नहीं है आपको, और अगर सक्षम नहीं भी है तो उस लड़की का मोल लगाना ज़रूरी है क्या? फिर दूसरी बात कि लड़के वाले किस सोच पे ये काम करते हैं कि नहीं, उनको ये लगता है कि नहीं यार इतना दे रहे हैं तो चलो हम इतना मांग लेते हैं। भाई आपने मुंह खोला है तो वो सोचते हैं जब इतना दे रहा है तो हम इतना और मांग लेते हैं। भैया कैश भी दे दो, इतना 15-20 लाख कैश भी दे दो, इतने रिश्तेदार आएंगे इतने कपड़े दे दो, उन लोग के इतने लोग के कपड़े दे देना, और शादी में भैया ये खाने का इंतजाम कर देना, और 2-4 होगा तो वहाँ पे तिलक में इतने रुपये खर्चा कर देना, वहाँ पे ये चीज़ खड़ी कर देना। आपने मुंह खोला, उन्होंने भी मुंह खोला, लड़की को बेच दिया या लड़की की आपने बोली लगा दी, उसके बाद लड़की वहाँ गई। अब लड़की वहाँ गई, लड़की वहाँ किस वजह से खुश है, किस वजह से नाखुश है, या जो भी बात हुई उसने लड़की ने आपसे बोल दिया कि भाई मैं इस वजह से परेशान हूँ और मुझे ऐसा ऐसा परेशानी हो रही है, और लड़की मान लीजिए धोखे धड़ा के मर जाती है, तो बस उसके बाद दहेज हत्या का केस या दहेज प्रताड़ना केस। और जज भी जो होता है वो ये सोच लेता है भैया समाज में कि भाई दहेज के तो केस चले ही आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं फिर दहेज का केस इनने क्यों नहीं दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित किया होगा? जबकि दहेज हिंदी वर्ड ही नहीं है। हमारे यहाँ तलाक का जैसे कोई हिंदी वर्ड नहीं है, डाइवोर्स का कोई हिंदी वर्ड नहीं है, वैसे दहेज का और डाउरी का कोई हिंदी वर्ड नहीं है। दहेज एक मुसलमानी है, एक उर्दू का वर्ड है, क्योंकि उनके यहाँ महर और दहेज मुकर्रर किया जाता था या करते हैं, जिसमें उन्होंने महर सिक्का अदायगी जो होती है मुसलमानों में वो करते हैं मुस्लिम समाज में। तो हिंदू धर्म में तो वैसे दहेज का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, पर पता नहीं क्यों अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया आज तक, या इसके बारे में क्यों नहीं किसी आज तक
बुद्धिजीवी ने सोचा इस बारे में। दूसरा कि हमारे यहाँ शास्त्रों से लेके हमारे यहाँ पुराणों में लिखा हुआ है कन्यादान, कि एक पिता का सबसे बड़ा या एक इंसान का जो सबसे बड़ा दान होता है उसको दो ही दान कहे गए हैं धर्म में या वेदों पुराणों में, कि कन्यादान और गौदान। और जो ये काम करते हैं या जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है प्रभु की कृपा से, वो बहुत ही खुशनसीब और बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनको कन्यादान करने का मौका मिलता है। और उस समय भी लोग स्त्री धन देते थे, दहेज नहीं देता था कोई। दहेज हमारे यहाँ होता ही नहीं था। मतलब राजा महाराजा से लेके ऋषि मुनि से लेके व्यापारी से लेके जितने लोग भी पुराने ज़माने में शादियाँ होती थी, तो आप वेद पुराणों से लेके पुराने जितने भी आप हिस्ट्री की आप कहानियाँ देखेंगे, हिस्ट्री में जितनी भी व्याख्या लिखी गई है भारत के इतिहास में, उसमें यही लिखा गया है कि इस राजा ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया, या इस ऋषि ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया, या व्यापारी ने या बनिया ने या जिस भी जाति का बना उसने कन्यादान किया, स्त्री धन दिया। स्त्री धन का मतलब कि राजा ने अपनी पुत्री को अपनी स्वेच्छा से ये कहा कि मेरी पुत्री का ये सब सा है जो ये इस्तेमाल करती थी और ये अपने साथ लेके जा रही है। दहेज नहीं देते थे कोई भी, ना कोई दहेज मांगता था कोई किसी भी आज तक मैंने धार्मिक सीरियल में या किसी भी पुराण में वेद में नहीं पढ़ा है कि कोई शादी करने गया हो तो उसने पहले बोला और राजा ने कि भाई ऐसा है कि पहले तुम मुझे अपना आधा राजपाट दे दो, इतने गांव मुझे दे दो, इतने लोग मुझे दे दो, और तब मैं तुम्हारी लड़की शादी करूंगा। स्वयंवर होते थे। स्वयंवर क्यों होते थे हमारे यहाँ? हमारे यहाँ स्वयंवर में क्या ये सब थोड़े है। स्वयंवर में तो पुरुषार्थ की शक्ति की परीक्षण होता था। सबसे बड़ा स्वयंवर तो आप सबने सुना है, द्रौपदी जी का स्वयंवर। तो जब स्वयंवर होते थे तब भी कोई दहेज की बात नहीं होती थी। जो पुरुषार्थ में शक्तिशाली होता था, जिस योद्धा के अंदर इतनी क्षमता होती थी, वो उस कन्या को जीतता था या उस कन्या के ऊपर अपना अधिकार बताता था कि हाँ मैं इन सारे पुरुषों में श्रेष्ठ हूँ, और वो उससे शादी करता था। गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह में आदमी किसी भी स्त्री को शादी कर लेता था, लेकिन वो एक पारंपरिक रूप से शादी ना करके एक कि उसको किसी कलंक से बचाने के लिए या किसी तरीके का कोई समाज में किसी ने कुछ उसको निकाल दिया है या किसी तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको साथ उसको देने के लिए, अपने साथ रखने के लिए वो गंधर्व विवाह करते थे या क्षत्रिय विवाह करते थे, कि तलवार से अपना हाथ काट के उनका खून से सिर मांग भर दिया, या तलवार से तलवार मतलब उनके यहाँ पे रख दी। मतलब इस तरीके के हम लोग क्या रिवाज थे। ये रिवाज कहाँ से आया दहेज का, और इसमें इतना प्रताड़ित किया गया हिंदू धर्म में लोगों को। और पूरे देश में आप देख लीजिए, हर जेल में कम से कम 60% से ऊपर लोग जो है दहेज प्रताड़ना के और दहेज हत्या के लोग भरे हुए हैं। ये पारिवारिक लोग हैं, इनको बेल नहीं मिलती है, इनको आतंकवादियों से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन इनके साथ की जाती है। मतलब एक परिवार का बंदा जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, उसने कोई काम ऐसा नहीं किया, लेकिन एक शक के आधार पर और इस कानून ऐसे बने हुए कानून के आधार पर उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, और जिसके नाम लिखे होते हैं उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। भले वो बंदा पढ़ा लिखा हो, वो किसी पोजीशन पे हो, नेता हो, IAS ऑफिसर हो, वो जज हो, या वो पुलिस वाला हो, वो मिलिट्री वाला हो, वो क्या कहते हैं फौजी हो, सैनिक। मतलब मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे बॉर्डर पे एक सिपाही तैनात है, उसकी वाइफ ने दिल्ली में सुसाइड करी और उसको उठा के ले गए वहाँ बॉर्डर से। एक जज है बिहार में थे, उनके बहू ने सुसाइड कर ली, उनको ले गए भैया दहेज हत्या के केस में। क्यों ऐसा कानून बना है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक पुलिस तफ्तीश न कर ले तब तक किसी को अरेस्ट न करे। पुलिस कब आज तक कौन से केस में पुलिस ने ऐसा काम किया है कि लोगों को CBI की जांच कराने की जरूरत ना पड़ी हो? जहाँ केस प्रचलित हो जाता है, जहाँ केस लोगों की नज़र में आता है, वहाँ पे CBI डिमांड होने लगती है कि CBI की मतलब इसकी CBI चर्चा मतलब जांच करे। आम इंसान कैसे CBI तक पहुँचेगा? उसके पास तो ये क्षमता ही नहीं होती है। और पुलिस जो अपना काम करती है वो तो जग जाहिर है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जैसा चाहो वैसा काम करा लो। अगर आपकी पहुँच है, आपकी जान पहचान है पुलिस में, तो आपके साथ दे सकती है। लेकिन वो अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करती है पुलिस, क्योंकि उनके पास खुद का इतना काम है, दिन भर के इतनी केसेस हैं, इतने फ़ोन कॉल हैं, इतने लोग क्या कहते हैं रोज़ दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, चोरी, लूट मार पिटाई, छोटे छोटे केसेस में पुलिस को रोज़ मतलब भागना है। अब वो भी क्या करे? पुलिस भी क्या कर सकती है? वो भी उसको मालूम है कि भाई ऐसा इसने मारा है या नहीं मारा होगा तो हम क्या करें, कोर्ट देखेगा, और कोर्ट में जो होगा वो ये लोग जानेंगे। उनका एक बना पैटर्न है, उनने बंदे को देखा भैया, शक के बिना पे अरेस्ट किया, अरेस्ट करके चार्जशीट बनाई, चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी, गवाहों के नाम लिखे, सबके बयान लिखे, बयान उनके पास एक ही होते हैं।
आप कितने अच्छा 164 में बयान देते जो पहले सीआरपीसी में था, अब बदल गया है। आप कितना अच्छा बयान दे दो कोर्ट में, और पुलिस अपनी चार्जशीट में एक ही चीज़ लिखती है कि मैंने जब बातचीत करी तो बंदे ने कहा कि वो अपने वकील के साथ कोर्ट में बयान देगा। आप कितना भी अच्छा बोल दो या कितना भी आपके साथ में पड़ोसी हो, आपके जानकार रिश्तेदार हो, सबके जो बयान होंगे वो लिखे होंगे, बस वही लिखा होगा कि वो जब मैंने बातचीत की तो जो उन्होंने कहा कि वो अपने वकील के साथ कोर्ट में बयान देंगे। उनका एक पैटर्न है, वो पैटर्न फॉलो करते हैं। वो मैं वहाँ पे गया था, मैंने वहाँ पे मौका वारदात पे देखा, वहाँ पे मुझे चुन्नी मिली या जहर की बोतल मिली या वहाँ पे अगर वहाँ पे ये चाकू मिला या वहाँ पे अस्त्र मिला और मैंने उसको पुलिंदा बना के फर्द बना के मैंने उसको जमा करा दिया है, कोर्ट में जमा हो गया है। इतने लोग मौका वारदात पे थे और इन लोगों के मैंने बयान दर्ज करे हैं। इस तारीख को मैं गया था, इस तारीख को मैंने वहाँ पे पंचायतनामा करवाया था, इस तारीख को पोस्टमार्टम हुआ था, इस तारीख को डॉक्टर ने ये बोला था, इस तारीख को पंचों की राय दी गई थी, इस तारीख को ये हुआ था। वो अपने एक पैटर्न है उनका फॉलो करके जाके वो पुलिस वाले जमा कर देते हैं। फिर जज के ऊपर बात आती है। जज भगवान है नहीं, जज क्या करते हैं, जज भी देखते हैं। अच्छा भैया केस तो चले आए हैं इतने सारे, तो भैया एक काम करो, जब सबको अगर सज़ा नहीं देंगे तो प्रमोशन नहीं होगा भाई, तो सज़ा भी देना ज़रूरी है। और ऊपर से फिर समाज क्या कहेगा कि लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, लड़की मरी है और आपने कैसे छोड़ दिया भाई परिवार को। अरे सन 57 में नहीं जी रहा है, निरूपा राय का ज़माना नहीं है, ललिता पवार का ज़माना नहीं है कि ललिता पवार जैसी पहले सास दिखाई जाती थी पिक्चरों में कि वो औरत अपने बहुओं को प्रताड़ित करती थी। आज की औरत पढ़ी लिखी है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो अपने लिए खड़ी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में हम सुनने में आता है कि 4 साल शादी या 8 साल शादी करी, फिर हीरोइन ने या हीरो ने तलाक ले लिया, क्रिकेटर ने इतने दिन साथ रहे, उन्होंने उनकी वाइफ से कुछ तू में उन्होंने तलाक ले लिया, उस बड़े बिजनेसमैन की उनकी बीवी से नहीं बनी तो उनकी बीवी और उनके बीच में तलाक हो गया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। क्यों? उनके मतलब क्या उनकी खबरें छापने से ही लोगों में जागरूकता आएगी? आम इंसान के बारे में कोई लिखता ही नहीं है, और आम इंसान की औरतों को इतनी लिखता नहीं है तो उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वो जाके कोर्ट में जाके कह सके कि नहीं मुझे तलाक चाहिए। वो घर परिवार में भाग जाती हैं, अपने मम्मी पापा के पास भाग जाती हैं, फिर वहाँ उनको डराया धमकाया समझाया जाता है कि तुम ना कटवाओगे, घर आ गई हो परिवार को छोड़ के, पति के घर को छोड़ के, यहाँ कौन पालेगा तुम्हें, न है हमारे परिवेश को तुम ऐसा कर रही हो। वो फिर औरत वहीं जाती है अगर उसको नहीं अच्छा लग रहा। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर एक जगह पर अच्छा लगे या हर एक रिश्ता अच्छा ही हो या हर एक रिश्ता औरत निभा ही ले या हर आदमी वो रिश्ता निभा ले, हर रिश्ते के अंदर जितने भी रिश्ते हैं उस घर के अंदर वो रिश्ता निभाया जा सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस रिश्ते की वजह से आप एक परिवार को दहेज के प्रताड़ना के केस में अंदर डाल दो, रिवेंज लेने के लिए या बदला लेने के लिए जेल में डाल दो, या ना समझ में आए तो सुसाइड कर लो और उसके बाद सामने वाला आपका परिवार जो है उस समय जो आपको संस्कारी और आपको बता रहा था कि आप परिवार छोड़ के चले आए हो, अपने पति का घर छोड़ के चले आए हो, बाद में वही परिवार जो है अपनी बेटी के मौत के बदले के लिए सबको दहेज प्रताड़ना के लिए जेल में डालते हैं। और जज क्या करता है? जज से जाके अगर आप कहो भी तो जज क्या कहेगा? जज कहेगा भैया कि लड़की मरी है। अब लड़की मरी तो है, अब लड़की मरी है तो उसको लिए भगवान थोड़ी ना, या जो सामने वाला वकील हो या एक जो बंदा है जेल में वो क्या भगवान नहीं है ना, वो नहीं बता सकता ना कि लड़की ने सुसाइड क्यों करी है। अब लड़की ने सुसाइड किया तो वो सुसाइड करने वाले बता सकता है। तो जज भी क्या करे? जज भी सोचता है कि भैया जो चला आ रहा है वो चलने दो, जैसी हमारी सोच है वो सोच को पालन करने दो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जेल में लिखा होता है कि जेल में लाने का मतलब आपको आपसे बदला लेना नहीं बल्कि आपको सुधार के समाज की मुख्य धारा में भेजना है, तो मुझे ये बताइए कि किसी इंसान को जेल में सुधारा कैसे जा सकता है और उसको समाज की मुख्य धारा में वापस कैसे भेजा जाएगा? मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो जेल से निकले और उनसे मेरी बातचीत हुई, उनकी कई चार्जशीटें थी, क्योंकि मैं वकील हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट में भी रहा हूँ, मैं कंज्यूमर केस भी मैंने देखे हैं, मैं गाजियाबाद से लेकर और कई कोर्ट में मैंने केसेस देखे, मैं कई लोगों से मिला, मतलब खुद 1-2 वकीलों से भी मिला। अब एक वकील जो है वो खुद पढ़ा लिखा है, वो जेल में जाके किस तरीके से अपने आप को जेल उसको सुधारेगा और वो समाज निकल के क्या अच्छा करेगा? मतलब कि आपसे बदला लेना नहीं बल्कि आपको सुधार के समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा खासा परिवार है, सब कुछ है, बीवी ने सुसाइड कर ली, अब बताइए उसको जेल में जाके आप कौन सी डिग्री दिलवा दोगे? क्योंकि वहाँ पे आपको जो कतले मिलेंगे, चोरी मिलेंगे, चोर करने वाले मिलेंगे, वो पता है उनसे क्या बोल रहा था? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मेरी बात हुई, उससे वो क्या बोल रहा है, वहाँ बाहर निकल के मुझसे क्या बोला कि मैं 8 साल जेल में रहा, मुझे बेल नहीं दी गई। और मुझसे क्या पूछते थे वहाँ पे लोग, भाई तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ये बताओ कि अगर तुम्हें मैं अपने साथ ले चलूँ तो तुम ATM जो है वो खोल दोगे तो उसमें कितना एक दिन में ATM में पैसा जमा होता है? अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ क्या सीख रहा है? ATM में चोरी करने के तरीके उसको बताओ, नहीं तो वो दुश्मनी पाल लेगा उससे। वो कह रहा है अगर तुम नहीं मेरा साथ दोगे तो मेरा बाहर लोग इतने जानने वाले मैं तुम्हें मरवा दूंगा। वो बेचारा क्या कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक बंदा मिला, वो क्या कहते
लॉयर था, उससे मेरी बातचीत हुई। उसने बोला भैया मम्मी पापा जो थे वो घर पे थे, मैं बाहर था, कोर्ट में था, बीवी ससुराल में थी, मतलब मैके गई थी। वहाँ पे वो इन्वर्टर में आग लगी, उसको वो झुलस गई। झुलसने के बाद जब हॉस्पिटल ले गए तो वो मतलब 1-2 दिन भैया सही से रही, उसका नहीं हो मतलब कवर कर पाई और मर गई। तो परिवार वालों ने कह दिया कि भाई लड़की झुलसी थी, हम ले गए थे, पर इनके परिवार वालों ने कहा कि हम इलाज करवाएंगे, और इन्होंने इलाज नहीं करवाया और उसके बाद हमसे पैसे मांगते रहे। और पहले भी लड़की दहेज के लिए, हमारी लड़की दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, और आज हमारी लड़की के साथ, मतलब आपके घर में लड़की के साथ हादसा हुआ और वो लड़की जिंदा नहीं रह पाई इलाज के दौरान, तो आपने उसको तब भी दहेज प्रताड़ने का केस लगा के, दहेज हत्या केस लगा के उस पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। मेरे पास इनके चार्जशीट्स नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस हैं, मैं आपको मतलब दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ ऐसे लोग। और उस वकील ने सुसाइड कर ली थी। जब उसका 4 साल केस चला, 4 साल केस चलने के बाद जब कोर्ट ने उसको कहा आजीवन कारावास की आपको सजा हो गया, आपने अपनी बीवी का इलाज नहीं करवाया है, और उसने रिटर्न में लेटर दिए थे और यहाँ तक कि मिनिस्ट्री तक में लेटर दिए थे, लेकिन जब उसकी कहीं से सुनवाई नहीं हुई, उसने जेल पहुँचते ही सुसाइड कर ली थी। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक समाज की मुख्य धारा में रहने वाला इंसान, समाज की सोच की, गंदी सोच की वजह से और न्याय प्रणाली की एक निष्ठुरता या एक कही जाने वाली की मतलब एक चली आ रही एक लगातार सोच की वजह से उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। कब तक ऐसे चलता रहेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी ना। दहेज देना ही क्यों है? दहेज है ही नहीं हमारे हिंदू धर्म में। हमारे यहाँ स्त्री धन या कन्या धन होता था, और अगर आपको जब कानून दे रहा है पावर इतनी कि अगर आपकी लड़की कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसके लिए क्यों नहीं केस करते हो? क्यों फिर तब ये आप लोग ये रोना रोते हो कि हम समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा, हम केस करेंगे तो हमारी पुलिस आएगी और हम नहीं चाहते रिश्तेदारी में सब बात। तब आपको बहुत याद आता है, रिश्तेदारी की बातें याद आती हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी दूसरी लड़की है, हमारी दूसरा बच्चा, उसकी शादी में दिक्कत आएगी कि हमने तो केस कर दिया। और जब वो लड़की मर जाती है तो आपको केस करने में पता नहीं क्यों वो शर्म चली जाती है। तब आपको पता नहीं संस्कृति और संस्कार कहाँ चले जाते हैं। तब क्यों नहीं समाज की वो सोच सामने आती है। तब सबके सब आके एक ही तरह एक लाइन से सब कोसना शुरू कर देते हैं, तो भाई लड़के परिवार की गलती होगी। अरे क्यों होगी भाई? कभी आपने पूछा है कि लड़का किस कंडीशन में जी रहा है? क्या ज़रूरी है कि हर समय लड़की ही सही हो लड़का गलत हो? अगर लड़की अगर हर बार लड़की ही परेशान होती है, लड़का परेशान ही करता है, तो सुभाष जी जैसे लोग क्यों मरे 30 पन्नों का सुसाइड लेटर देख के? एक एग्जाम्पल है, वो तो दे दिया उन्होंने लिख के 30 पन्नों का लेटर। कितने लोग होंगे और कितने आदमी ऐसे हैं जो घर में आते हैं, छोटी छोटी बातों पे औरतें बुरा मान जाती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं, खाना नहीं खाएंगी, खाना नहीं बनाएंगी, कई की तरह को भवने चली जाएंगी, बातें नहीं करेंगी 2-3 दिन तक। अगर मन करेगा तो उनके मन का करो, अगर उनके मन का नहीं किया तो गुस्सा। उनको अगर करवा चौथ पे नई साड़ी नहीं मिली तो गुस्सा। उनके परिवार को कोई आया है और आपने अगर उनकी खातिरदारी नहीं करी तो वो गुस्सा। अगर आपको उनने कह दिया कि आज कोई नशा पत्ती मत करके आना, दारू मत पी के आना, अगर आपने धोखे से उस दिन कोई काम कर लिया, या आपका काम ऐसा है पब्लिक डीलिंग का, और पब्लिक डीलिंग में आपको मान लीजिए कहीं हल्का फुल्का आपको 1-2 पैक ड्रिंक लेने पड़े, लेकिन आपकी वाइफ को पसंद नहीं है और आप करके घर पर चिल्लाए तो गुस्सा, आप भूखे रहो। अगर आपका बच्चा है और आपके बच्चे को कोई चीज़ की ज़रूरत है और आपने नहीं पूरी कर पाई तो तुरंत ताना मार दिया जाता, तो शादी क्यों की थी, बच्चा क्यों पैदा किया था? आदमी क्यों सुन रहा है ये सब चीज़ें? सिर्फ इसलिए कि उसने शादी की है। औरत का मतलब मन में जो है वो बोलेगी, और आदमी अगर कुछ बोल दे तो वो सीधे कि आदमी ने अत्याचार किया औरत पे। औरत हाथ नहीं उठाती है, लेकिन औरत जुबान से जो बोल देती है वो किसी तलवार से कम नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय एक ही तरीके से सोचा जाए और एक ही सोच को हमेशा अपना के रखा जाए कि नहीं आदमी ही गलत होगा, औरत गलत नहीं कर सकती, औरतें भी गलत कर सकती हैं। आज के समाज में सोच में दोनों पक्ष को लेना चाहिए। तराजू में 2 होते हैं, एक नहीं होता है। इसलिए होता था कि एक पक्ष को आप चाहे एक ही पक्ष में औरतें रखे जाओगे तो आदमी तो वैसे सब सूली पर टंग जाएंगे। दोनों को बराबरी करना चाहिए। और अगर एक पक्ष की आप बातें सुन के सिर्फ अगर आप ये सोच बना लोगे कि यार यही गलत होगा, तो जीवन में आप ये समझ लीजिए कि औरतों का कभी भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उनको सुधरने का मौका नहीं दोगे, आप उनको बदलने का मौका नहीं दोगे। वो जो चाहती हैं अगर उनके मन का नहीं हुआ तो वो आपका जीवन में आपको कुछ ना कुछ परेशानी देते रहेंगे। एकता कपूर का सीरियल नहीं है कि आप जरी की साड़ी में सो के उठो और सामने नौकर चाकर लगे हों। फिल्मों की दुनिया नहीं है ये। यश चोपड़ा या करण जौहर की फिल्में नहीं है कि बहुत बड़ा सेट लगा हुआ है और आप एक महल जैसे घर में रह रहे हो और आप रोज नए नए कपड़े बदल रहे हो, किटी पार्टी में जा रहे हो और आप
आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीना, हम आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीना अगर सीखेंगे तब जी पाएंगे। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है, वो हकीकत में लिखा होता है तो फिल्म के स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है कि सत्य घटना पर आधारित है, उसको सत्य मानना चाहिए। वो लिखा होता है कि यह फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसका किसी भी जाति और किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये मात्र एक संयोग होगा अगर किसी से इसका कोई चीज़ मिलती है। लेकिन वो भी नहीं हम लोग शायद पढ़ते हैं, सिर्फ पिक्चर में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, किसने पिक्चर बनाई है, और ये इसमें तो ऐसा दिखाया गया, मुझे ये वाली साड़ी अच्छी लग रही है, मुझे वाला बंगला अच्छा लग रहा है, ये वाली कार अच्छी लग रही है, वाला जरी नेकलेस अच्छा था, वो जरी वाली साड़ी अच्छी थी, वो जूते अच्छे थे, वो पर्स अच्छा था। कभी इन सब चीज़ों से हटके भी देखिए, आदमी बहुत सारी चीज़ें अपने दिल की नहीं बता पाता है। हो सकता है उसके पास उस समय उतने पैसे ना हो कि वो आपकी इच्छा पूरी कर सके। कितने लोग तो कर्ज में डूब जाते हैं, लोन में डूब जाते हैं इच्छाएं पूर्ति करने के चक्कर में, और उसके बावजूद भी क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है तो कभी भी लड़की या कोई केस करने वाला ये नहीं सोचता कि यार क्या मेरा दामाद इतना ही बुरा रहा होगा। और अगर दामाद अच्छा है, लड़की अच्छी है, दोनों अच्छे हैं, तो एक बात है कि उस घर में कभी कोई लड़ाई हो ही नहीं है। अगर आपके अंदर सामंजस्य बिठाने की क्षमता है, आप जान रहे हैं कि अगर आज आपके पति के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो आप उसका साथ दो कि ठीक है 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा, आज वो चीज़ नहीं ले रहे हम 2-3 महीने बाद ले लेंगे, आपके पता है आपको पसंद आ गई, आपके ऐसा तो है नहीं कि वो दुकान से भाग जाएगी या दुनिया में दोबारा मिलेगी नहीं चीज़। कभी कोई चीज़ तुरंत ना हो तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। अगर पति को ये भी ज़रूरत नहीं, ये भी पति के लिए भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैं खुद भी पति हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी मुँह से निकले और आप उस चीज़ को तुरंत पूरा कर दो। उससे इच्छाएं और उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे पति तुरंत पूरा कर देता है। इससे कभी आपके पास पैसे नहीं हुए या आप किसी परेशानी में हो तो आप उसको बोलोगे ना कि मेरे पास आज परेशानी में, तो वो झूठ मानेगी कि पहले तो कर देते थे आज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बात है। फिर वो शक होगा कि कहीं दूसरी औरत से चक्कर तो नहीं है, लेट क्यों आ रहे हो, क्यों खा पी रहे हो, फिर वो नए नए एंगल ढूंढे जाएंगे आपको परेशान करने के लिए। आप कोई भी चीज़ को पहले समझो कि क्या वो चीज़ ज़रूरत है, तुरंत लेना ज़रूरी है कि नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी है तो उसको बताओ कि मैं इस तरीके से पैसे कमा रहा था, इस तरीके से मेरे पास पैसे हैं, इस चीज़ को मैं EMI पे ले रहा हूँ या पूरी पेमेंट दे के ले रहा हूँ, ये इतने दिन में मैं पैसे दे के चुका पाऊंगा या इतने दिन में पैसे इकट्ठे करके तो लेके दे पाऊंगा, ताकि बीवी को एक चीज़ क्लियर रहे उसके दिमाग में कि यार ये चीज़ मेरे पति ने इस वजह से इतने दिन में ली है या मुझे इस वजह से ये तुरंत दिला रहे हैं। आप सिर्फ खुश करने के लिए कि अभी मेरी शादी हुई है 2-4 महीने हुए हैं या मेरी एक शादी को 1 साल ही हुआ है तो मैं अपनी बीवी के लिए क्या कर दूं क्या ना कर दूं, उससे आप उसकी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। और यही चीज़ औरतें भी हैं, अगर आपके पति को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ पसंद है, तो आप चुप्पे से वो चीज़ लेके या आप किसी से पैसा लेके अगर आप वो चीज़ उनको दे रहे हो और बाद में फिर उस चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है या आपको किसी से लेने पड़ रहे हैं पैसे या आपको कोई ताना मार रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए भी आप अपने पति पे प्रेशर बनाओगे कि मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है, मुझे पैसा दो कहीं से मिला। तो हर चीज़ को समय दीजिए, समय के साथ रिश्तों को सुधरने का, उनको अंदर उनको बढ़ने का, पनपने का मौका दीजिए। किसी भी चीज़ में जोश का और होश खो बैठ के काम का मत करिए। रिश्तों को तोड़ना आसान है, केस करना बहुत आसान है, केस से निकलना बहुत मुश्किल है। कोई भी, हर एक इंसान जो पोजीशन में बैठा है, वो पुलिस वाला हो, जज हो या कोई भी परिवार वाला हो, वो भगवान नहीं है। वो नहीं बता सकता भविष्य में क्या होने वाला है। वो अपनी क्षमता के हिसाब से या जो समाज में सोचे उसी हिसाब से ही चलेगा और जो उसके दिमाग में वो उसी हिसाब से डिसीजन देगा। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाया था कि मैं चाहता था कि ये बहुत मैं देखता हूँ आजकल और बहुत कई लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते तोड़ देना, छोटी छोटी बातों पे अलग हो जाना, छोटी छोटी बातों पे अपने घर चले जाना, मतलब मैं यहाँ नहीं रहूँगा या मैं वहाँ यहाँ नहीं रहूँगी, या बहुत छोटी छोटी बातों पे आप एक दूसरे को ऊपर एक दूसरे पे लांछन लगाना, गाली गलौज करना, हाथापाई करना, नशा करना, घर छोड़ के चले जाना, ये बहुत छोटी छोटी बातों पे ये सब चीज़ें करना छोड़िए। बहुत ज़िंदगी बहुत बड़ी है, रिश्तों को समय दीजिए, किसी के बहकावे मत आइए। आपका जो जीवन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप उसको किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए, किसी के हाथ में मत दीजिए। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके पति और आप पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा होता है। आप समझिए कि आपको जो भी कुछ कहना है करना है वो आप दोनों समझ के बैठ के बात करिए। उस गलतफहमी को, उस मौके को या उस कोई भी चीज़ को या जिस चीज़ की वजह से आप परेशान हो, वो ना आपके भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, कोई नहीं सही कर सकता उसको। वो आपको सलाह दे सकते हैं, बीच बचाव कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आखिर में जाके आप ही को उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा।
अगर कोई मुसीबत आई है तो भी आपको फेस करनी पड़ेगी, कोई अच्छी ज़िंदगी है, अच्छी चीज़ आई है तो भी आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए खास तौर पे मैं पति पत्नी को कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्तों को समय दीजिए। कोई भी छोटी सी छोटी बात पे नाराज मत होइए। अगर किसी बात पे कोई तू मैं हो गई है या गुस्सा आ गया है तो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि गलती किसकी थी। सॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी गलती हुई है तो ये सोच के रखिए कि अगली बार ये गलती ना हो। मैं हमेशा एक ही चीज़ को कहता हूँ कि रिश्तों को समय की ज़रूरत होती है। रिश्तों में थोड़ा सा अपना दिमाग को शांत रखिए। लोग बैठे हुए हैं आपको भड़काने के लिए, लोग चाहते हैं कि आपका रिश्ता टूटे। लोगों को मसाला मेरे लोगों को मज़ा आता है ये सब चीज़ देखने में। और सबसे ज़्यादा मज़ा कैसे आता है, अगर आपने भी देखा होगा, अरे देखो उसके घर से आवाज़ आ रही है, पक्का उनकी लड़ाई चल रही है, देखो 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 किसके बीच में लड़ाई हो रही है। हुआ है नहीं हुआ है? कहीं ना कहीं आपके मन में आया होगा, कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा, अरे देखो उसके घर में लड़ाई हो रही है, अरे देखो उसके यहाँ पुलिस आई है, अरे देखो उसके देखो उसकी बीवी कितनी तेज चिल्ला रही है, अरे देखो उसका आदमी उस पर हाथ उठा रहा है, देखो उसके बच्चे देखो बाहर भाग रहे हैं और वो नंगा नंगा दौड़ रहा है, उसका बच्चा देखो उनके पास कपड़े नहीं है, उनके देखो उनके घर में खाने को नहीं है, अरे देखो आज उनके घर में। ये सब मत करिए। आज आप किसी पे हंस रहे हैं, कल को वो आप पे हंसेगा। जीवन बिल्कुल गोल है पृथ्वी की तरह। आप जहाँ हो वहीं दोबारा आओगे और वही सिचुएशन आपके साथ आएगी। इसलिए दूसरों को उस कंडीशन देख के सबक लीजिए कि कल को मेरे साथ अगर होता है तो मुझे ये नहीं करना है कि सामने वाला कहे कि अरे देखो इसके यहाँ ही होगा। बाकी मैं फिर कहता हूँ, हमारी सोच, हमारी समस्याओं का हल हमारे पास है। हमारे वेद पुराण से लेकर हमारे संस्कार संस्कृति में सब कुछ है। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका ज्ञान बहुत कुछ है। समझिए, समझाइए और आपस में दूरियों को मिटाइए। नमस्कार।